पोस्ट लंच सेक्शन में आप सबका स्वागत है अगेन and just now we will be talking on a very important topic, that is on the Waqf Act and whatever changes have been made to it recently. तो ऐसा है कि हमारी बहुत ही चहीती पार्टी बीजेपी हमेशा हिंदू सेंटिमेंट्स को विप अप करती है। हाँ, सब हिंदुओं को इकट्ठा करती है, बोलती है कि भाई आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, नेहरू गांधी वगैरह ने इतना बुरा किया एंड सिर्फ मुसलमानों को ये दिया वो दिया and you all have lost a lot of land because of this. 1/3 से ज्यादा लैंड तो कोर्ट के पास है। ये सब बोलकर जब एक्ट बना तो it gives us the feeling that they have worked not for Hindus, they have worked for the non-Hindus. Does anybody else also have this kind of a feeling? और ये पहली बार नहीं है, हमेशा हिंदू सेंटिमेंट्स को विप अप करती है और फिर काम करती है उनके लिए। Now, before we actually proceed on this topic, I'd just like to ask one small question to everybody. You all can think it over. Reason to blame the judiciary for all the mess that we are in. So to start this now, we'll be having a discussion with 3 people on the panel. One is Dr. Shilpi Tiwari ji, one is Madhu Didi, and Sandeep ji will also be joining us soon. So let's start right away. Namaste to all and welcome to the post lunch session. आपको शुगर ज़्यादा मिलेगी, अब नींद आएगी, but please bear with it, नींद ना आने दें, क्योंकि ये जो सेक्शन है वक्फ का है। वक्फ लेट अस नो की वर्ड्स की वक्फ में जो भी प्रयोग होते हैं, कोई वक्फ बोलेगा, कोई वुकुस बोलेगा, समथिंग, तो वी शुड नो द की वर्ड्स। वक्फ क्या है? सब लोग हिंदी में एक शब्द है वाकिफ, वाकिफ नुक्ता के साथ, वाकिफ, वाकिफ मीन्स नोअर, जो जानता है। वक्फ इटसेल्फ मीन्स अ ट्रस्ट को जो दान देता है, दैट ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वक्फ। और इसका प्लूरल हो जाता है अरबी में औकाफ। सिंस हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो मैं तो वक्फों बोलूँगा प्लीज। तो वक्फ का प्लूरल हो गया वक्फों, एंड वक्फ इज द प्रॉपर्टी विच a person, even a Hindu can donate for Islamic causes. That was the previous Waqf, previous and अभी का भी contemporary भी Waqf Act में। तो वक्फ का इतिहास ये है कि इसका कोई इस्लामिक शरिया से कोई लेना देना नहीं। शरिया मीन्स इस्लामिक लॉ, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक शरिया में, कुरान में, हदीसों में कोई ऐसा वक्फ का नहीं है कि फलाना फलाना वक्फ होना एसेंशियल है। जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम है, जैसे शहादा, कलमा बोलना, हज जाना, ज़कात देना, तो इनमें कहीं भी वक्फ का कोई मेंशन नहीं। सो इफ यू रिमूव वक्फ, ऐड वक्फ, अटैक वक्फ, सपोर्ट वक्फ, इट्स नॉट एन अटैक ऑन इस्लाम। मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज डोंट हैव वक्फ काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। लेकिन इसमें जो राइडर हो ये है कि वक्फ को वहाँ एज अ लॉ जनरल, जो भी सिविल या ट्रस्ट लॉज हैं उसमें इम्पोज कर दिया जाता है जनरल को। सो व्हेन वन सेज कि व्हेन एक्स एंड वाई राइट विंगर विल से देखो वक्फ वहाँ नहीं है, फलाना प्यारे देश में, हमारे सऊदी अरेबिया में और तुर्की में वक्फ नहीं है, बट दिस फेलो इज आइदर हाइडिंग और he doesn't know कि वक्फ वहाँ एज अ सेपरेट एक्ट नहीं है, but it is part and parcel of the constitutional Islamic जो वहाँ का सिस्टम है उसमें वक्फ घुसा हुआ है। This वक्फ thing first creeps in 9th century common era AD, और भारत में इसका सबसे पहला उल्लेख, अगेन इसका कोई मुझे भी
कोई सोर्स, प्राइमरी सोर्स नहीं मिला, सब हियर एंड से है। लोग बोलते हैं कि मोइजुद्दीन गौरी ने मुल्तान पे जब कब्जा किया समवेयर अराउंड 1178, तो वहाँ कोई मॉस्क बनाई, कोई मंदिर तोड़ के जो भी किया, और जो लोकल मुल्ला था उसको 2 या 3 गांव एज वक्फ डोनेट किया। सो ये पहला उल्लेख, अगेन ये हियर से है, वही चीज सर्कुलर उसमें घूमता रहेगा ये चीज। इसका कोई प्राइमरी सोर्स किसी को मिले तो मुझे भी बताइएगा। ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में भी ये मेंशन्ड है कि ये पहला वो है, बट कहाँ से ये पहला सोर्स है पता नहीं। थिंग इज कि 1880 में भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो इन्होंने एक ट्रस्ट एक्ट बनाया। ट्रस्ट जैसे जनरल आप और हम कोई भी ट्रस्ट बनाते हैं और वो ट्रस्ट जो है मैनेज करेगा, आगे जो भी करेगा एक सेक्युलर लॉ के अनुसार, व्हाटएवर जो जनरल लॉ है उस अनुसार। तो उसी में आपका हिंदुओं का, चाहे क्रिश्चियंस का, चाहे अन्य किसी भी वर्ग का जो भी ट्रस्ट बनेगा उससे गवर्न होगा। लेकिन 1905 में पहली बार एक मुसलमान वक्फ एक्ट के नाम से पहली बार अंग्रेजों ने एक छोटा सा एक क्लॉज एक्ट बनाया, जस्ट टू रिकॉग्नाइज। उसमें सिर्फ पहले रिकॉग्निशन था कि जब कोई मुसलमान ऐसे करता था तो इट विल बी लेबल्ड एज वक्फ। उसको गवर्न कौन करेगा, उसका क्या लॉ होगा, बाई लॉज होंगे, वो सब नहीं था, बट इट गेव अ रिकॉग्निशन कि ये वक्फ पहली बार एज अ लॉ भारतीय संविधान में वो दाखिल हुआ। बाद में उसके बाद 3-4 उसमें प्रोविजंस बढ़ाए गए, उसको कैसे गवर्न करना ये सब चीजें देखा गया। तो 1925, 1930, 1913 में अमेंड किया गया, 2013 में अमेंड किया गया, 1925 में अमेंड किया गया, 100 साल बाद आरएसएस फिर से उसे अमेंड कर रही है 2025 में। अजीब संयोग है। फिर 1930 में फिर उसे अमेंड किया जाता है। फाइनली जब भारत स्वतंत्र होता है तो 1954 में पहली बार एक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वक्फ एक्ट लाया जाता है, जिसमें सारा कुछ तब्दील करके बनाते हैं नया। उसमें बनाते हैं कि क्या क्या होता है, देयर आर वक्फ प्रॉपर्टी ये है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको गवर्न कौन करेगा, इसकी देखरेख कैसे होगी, इसके पावर्स क्या होंगे, ये सब चीजें डिफाइन करने का प्रयास किया गया। तो इसमें 3 स्तर पे हुआ। केंद्र में वक्फ काउंसिल होगी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल विच विल गिव, जो दिशा निर्देश, जो एक तरह से हर चीज को मॉनिटर करेगी, और कहीं कुछ समस्या होती है तो उस चीज पे अपना सेंट्रल एक हुक्मनामा दे सकती है कि कैसे क्या करना है। स्टेट लेवल पे स्टेट वक्फ बोर्ड होंगे। इनफैक्ट वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है पहले आया 1954 में, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान 1963 में आया बाद में, 9 साल बाद। और अब जब मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर ट्राइब्यूनल्स की स्थापना का प्रावधान डाला गया कि वक्फ ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। धीरे धीरे ये जो कुछ भी था पहले उससे कट्टरता की तरफ बढ़ता चला जा रहा था पिछले 100-150 साल में। तो 1995 में पुराने सारे लॉज को बदल दिया गया, सबको एब्रोगेट कर दिया गया। नया 1995 वक्फ एक्ट आया जिसमें सारी पार्टियों का, हिंदूवादी पार्टी, देश विरोधी पार्टी, देश प्रशस्त पार्टी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, जो पंथी हैं सब ने उसको भरपूर समर्थन दिया। इनफैक्ट बिहार से जो राम रतन, पता नहीं क्या एमपी था उनका नाम, उनका इतना दिल पसीजा वक्फ के कल्याण में, तो उन्होंने कहा इस एक्ट का नाम राम रहीम एक्ट रखना चाहिए। तो वो ध्वनि मत से, सर्वसम्मति से पार्लियामेंट ने कहा हाँ भाई राम रहीम एक्ट इसको माना जाएगा। तो वक्फ 1995 एक्ट जिसे मोदी जी ने संशोधित किया अप्रैल 3 को 4 को, तो वो एक्चुअली राम रहीम का संशोधित एक्ट है, क्योंकि रहीम खान जो था प्राइमरी प्रपोजर था उस एक्ट का 1995 में, एंड श्री राम रतन जी बीजेपी एमपी ही सपोर्टेड इट, और लाइक अ ब्लीडिंग हार्ट ऐसे उनकी गंगा जमुनी अश्रुधाराएं बह रही थी मौसम से कि उसको किस तरह से मुसलमानों के, जब आप इनके तकरीरें सुने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, यूट्यूब में, जितने भी पात्रा हैं, कुपात्रा हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इस प्रकार का उनमें
वाग देवी उनके ऊपर पता नहीं क्या कृपा करती हैं, ऐसे वो रोने लगते हैं जैसे मुस्लिम महिलाएं कहाँ जाएंगी, उनका क्या होगा, शियाओं का क्या होगा, बोहरियों का क्या होगा। तो इतना दुख। एक जने पूछ रहे थे कि सैयद बेचारे, हमारे प्यारे सैयद बंधु 25-30% उच्च वर्ग में आते थे प्री पार्टीशन में, उनका दुखड़ा इसी में था। और वो ऑन कैमरा हरी पूरे डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं, और देश के जो प्रकांड देश प्रेमी सांसद हैं वो ये प्रश्न कर रहे हैं देश विरोधी से। आई थिंक दिस वाज सुधांशु त्रिवेदी कि फलाना हमारे मुसलमानों के बीच में इतना हो गया, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में, वो भी अभिजात्य वर्ग मुसलमानों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा पिछले 100 साल में। एंड इफ यू हियर इट, ऐसा लग रहा है जैसे जिन्ना जो है उनकी आत्मा में से, उनके अंदर बैठ के जिन्ना के वाक्य निकल रहे हैं। मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमान को ये हो गया, मुसलमान को वो हो गया, पिछड़ता जा रहा है, पहले ये इतने थे अब ये इतने, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ये सब कांग्रेस, खैर जिन्ना भी कांग्रेस को ब्लेम करता था, ये भी कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। इट इज नॉट कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उस जिन्नावाद का जितना भी संवाद हुआ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, इट इज लाइक अ कॉम्पिटिटिव पाकिस्तानवाद, कॉम्पिटिटिव वहाइबिज्म। वहां वो रो रहे हैं, वहां वो रो रहे हैं। एक जने तो रो ही पड़े कि हमारी पुअर मुस्लिम महिला का क्या दुख, उसका क्या पाप कि उसको वक्फ का प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमारे महान नेता ने इसमें संशोधन किया है कि वक्फ में अब से अगर कोई बेवा, प्यारी बेवा बची है तो उसकी अंगूठे, उसके सहमति, उसके सिग्नेचर के बिना वक्फ उल औलाद एक जो पर्टिकुलर होता है, तो सामान्य वक्फ में वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह का इनमें बड़ा दुखड़ा था। हमारे पशमंड लोग कहाँ जाएं बेचारे, पशमंडों को कोई क्यों नहीं पूछ रहा, 95% हैं, तो वो पशमंडों को भी इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। वो ओबीसी बेचारे कहाँ जाएंगे। ये जो है ये उच्च वर्गीय, उच्च जातीय अशरफ की पार्टी है, इसने हमारे पशमंडों का कुछ भला नहीं किया। आओ पशमंडों हमारे साथ जुड़ो और वक्फ का समर्थन करो। देखो हमारे पास इतने पशमंडों के सिग्नेचर आए हैं। तो ये सब डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में, हम लोगों ने सबने देखा, पार्लियामेंट के बाहर भी देखा। 1995 का एक्ट जो था उसमें प्राइमरीली जब उन्होंने डिफाइन किया तो इट वाज एन ऑल मुस्लिम वक्फ जो भी बॉडी थी, चाहे केंद्र में, राज्य में, नीचे ट्राइब्यूनल तक। तो अगर सेंट्रल काउंसिल है उसमें वक्फ जो भी मुस्लिम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो मुस्लिम होना अनिवार्य है। जो उसमें नॉमिनीज होंगे, अपॉइंटेड होंगे, वो सब मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम बॉडी है वो मुस्लिम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही तो ठीक है, लॉजिकली मन दिमाग में आता है मुसलमान ही मुसलमान की गवर्न जो भी स्ट्रक्चर है उसको गवर्न करे, देखे। उसका दूसरा पक्ष जो है दैट कैन बी डिस्कस्ड, और वो पता रहना चाहिए लोगों को। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी, स्टेट लेवल पे भी स्टेट वक्फ बोर्ड में इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया गया। और जब अगर कहीं एजुकेशन कोई कंट्रोवर्सी आती है कि आपकी जमीन वक्फ अतिग्रहण करना का प्रयास करता है तो आप कहाँ जाओगे, तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, जनरल कोर्ट, सेक्युलर कोर्ट नहीं, आपको उसी वक्फ के पास जाना होगा कि देखो आप हमारी जमीन अधिग्रहित कर रहे हो, हम आपको अपोज कर रहे हैं, लेकिन आप ये जो अपील करोगे वक्फ के ही कोर्ट में अपील कर रहे हो। तो इट बिकम्स रियली इलॉजिकल और ये कॉन्ट्ररी टू जस्टिस डिलीवरी की जो आप पे अत्याचार करे आप उसी से जस्टिस की डिमांड कर रहे हो। तो ट्राइब्यूनल एज वेल जो आपको एजुकेट करने वाला था दैट हैड टू बी अ मुस्लिम गवर्न बॉडी, मुस्लिम ओनली। तो अच्छा, इसमें इंसिडेंटली 2013 का जो एक्ट था, 1995 के भी एक्ट में एक्चुअली मेंशन्ड है कि महिलाएं, 2 महिलाएं 3 महिलाएं ऐसे रहेंगी। और 1995 के एक्ट में भी मेंशन है कि जिस किसी भी राज्य में 15% या तो वक्फ संपत्ति शियाओं की हो या 15% या उससे अधिक
आमदनी शियाओं से आती हो तो वहां एक सेपरेट शिया वक्फ बोर्ड भी बनेगा। तो इस अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आय हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड की स्थापना होती है, और फिर बिहार में होती है, बिहार में भी कुछ हो रहा था। तो 2 राज्यों में शिया वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई। अभी जब आज के इसमें वक्फ का इतना झुंझुना क्यों बजने लगा, बिकॉज ये सब शुरू हुआ कि तिरुचिरापल्ली जो जनपद है, जिला है मध्य तमिलनाडु में, तो वहां एक पूरा का पूरा गांव वक्फ ने नोटिस लगा दी, पूरी जमीन हमारी है। वहां कोई मुसलमान नहीं, वहां कोई मस्जिद नहीं, लेकिन पूरा गांव को उन्होंने बोल दिया कि ये वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है। यहां तक कि वहां जो 1500 साल के लगभग पुराना एक शिव जी का मंदिर था, उसको भी बोल दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना है। मतलब 1500 साल पहले जब मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था तो वो वक्फ में आ गया था। खैर दे क्लेम कि वो तो 4000 साल पहले ही सब मुसलमान थे, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन ये विरोधाभास था, पैराडॉक्स था, और ये एक प्रकार का ज्वलंत उदाहरण था कि किस प्रकार से वक्फ सामान्य जनता, सामान्य हिंदू पे हमला कर सकता है, और उसने किया। तो ये सब हुआ। फिर कर्नाटक में इस तरह का सामने आया। कर्नाटक में इंसिडेंटली जब ये हुआ तो उस समय भाजपा की की सरकार थी, भाजपा का शासन था। लेकिन जब भाजपा का शासन चला गया तो इस चीज में चिंगारी लगाई गई, देखो देखो हिंदुओं, तुम्हारा जब शासन नहीं होता है तो इस तरह से तुम पे हमला होता है। तो वक्फ जो है सर्वसम्मति से 1995 में, 2013 में अमेंड हुआ। हर बार भाजपा ने खुल के उसका समर्थन किया, कभी उसके विरोध में वोट नहीं दी। ये अलग बात है कि आज जो हिंदू उसके पक्ष में वोट डाला है, उसके विरोध में वोट डाला है, तो कुछ लोग उनको हर दिन एक लिस्ट जारी होती है, देखो गद्दार। तो दिस सेलेक्टिव गद्दारिज्म इट कीप्स ऑन गोइंग, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो इस परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं में जब रोष पैदा किया गया तो फिर कहा देखो हम ठेकेदार हैं, हम वक्फ को बदल देंगे, हम आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, हम तुम्हारे आज़ाद हिंद हैं, हम ही हैं जो तुम्हें सशक्त कर सकते हैं, भयमुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने अगस्त में अमेंडमेंट का प्रस्ताव संसद के पटल पे रखा, और फिर अप्रैल 3 को लोकसभा में, अप्रैल 4 को राज्यसभा में, और 2 दिन बाद राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो गए, और वो वक्फ जो बिल था वो एक्ट बन गया। इसमें 3-4 प्रमुख बिंदु इन्होंने कहे कि बेचारी दुखी अबला बेवाओं को हमने शामिल किया, उनको सशक्त किया। मुस्लिमास जो हिजाब में रहती हैं तो उनको हमने सशक्त कर दिया है। तो और इसमें अब 2 मुस्लिम मेंबरान भी होंगी। एक दूसरा बताया कि हमने इसमें विभिन्न पिछड़े हुए पशमंडों को भी अच्छा खासा अंडकोश दे रखा है। तो इस प्रकार से हमने उनको एम्पावर किया है। तो इसलिए हम कितने अच्छे हैं। एंड दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट डिविजन इन, फितना हो जाएगा उनमें इस आधार पे। और फिर जैसे इन्होंने हमारे ऊपर ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जैसे वामपंथियों ने आपके बीच में फितना किया है, हमारे मोदी जी उनके बीच में फितना कर रहे हैं, और दी सो सक्सेसफुल, मास्टर स्ट्रोक। तो इस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल इज अ मास्टर स्ट्रोक। इससे उनमें डिवीजन क्रिएट हो जाएंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे, और फिर हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो दूसरा पॉइंट ये कहा, शियाओं को देंगे, बोहरियों को देंगे, आगा खानियों को देंगे। आई डोंट नो व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग, किस पॉइंट पे बोहरी, आगा खानी। तो Shias have their waqf board, and Bohris and Aga Khanis are part of Shia community only. And they have their own thing. They don't donate to this other. They don't donate. They don't donate. They are extremely closed group, और especially जो बोहरी community है, हाँ, Aga Khanis all, and they are extremely rich, extremely well knit, extremely empowered. उनके हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं।
काहिरा गए तो फातिमी जो कैलिफेट का जो मस्जिद थी उसमें हमारे मोदी जी ने जो अपना प्रेम प्रदर्शन किया है आगा खानियों के पाँव के नीचे, वो तो देखने योग्य है। तो इस और तीसरा कहा कि इसमें हम जनरल पब्लिक में बोला जा रहा है कि हिंदुओं को भी इंक्लूड कर लिए। इट इज नॉट हिंदूज, इट इज एनी पर्सन कुछ जो है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता है। एंड इट इज नॉट जस्ट एनी पर्सन, इट इज एक्चुअली द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो सरकारी अफसर है वो उस चीज पर नजर रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो इसको ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि 2 हिंदू मेंबर भी अब उसमें डाल दिए गए हैं। 2 हिंदू मेंबर नहीं, वो सरकारी कर्मचारी होंगे। ही कैन बी ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड दैट सरकारी कर्मचारी विल बी एग्जीक्यूटिंग और मे बी कंट्रोलिंग, और उसकी चलेगी उस वक्फ बोर्ड में एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। नाउ इट्स अनदर तीसरा था कि वक्फ जो है 3-4 तरीकों से प्रस्तुत होती है, मतलब सामने आती है। एक है कि एक व्यक्ति इस्लाम मुसलमान है, उसको चैरिटी करनी है, उसने अपनी संपत्ति कॉमन कॉज के लिए दान दे दी। नाउ इट इज नॉट माय प्रॉपर्टी, इट इज ऑफ द कम्युनिटीज प्रॉपर्टी, सो दिस इज अ वक्फ, अ कॉमन वक्फ। एक होता है कि मैं तो हूं, मेरे पास इतना 10 रुपए है, 100 रुपए है, अब मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो एक प्राइवेट वक्फ भी इन्होंने बनाया हुआ है, वक्फ का कंसेप्ट है। तो प्राइवेट वक्फ भी होता है, उसको वक्फ उल औलाद बोलते हैं। तो वो भी चलता रहता है, और वो चाहे अगर वो वक्फ उल औलाद में औलाद खत्म हो जाती है, देयर इज नो मोर, कोई और उसमें संतति नहीं रहती, पेडिग्री आगे बंद हो जाती है, तो जनरल कम्युनिटी में चली जाएगी। तीसरा एक प्रावधान होता है, एक इंटरेस्टिंग है, वक्फ बाय यूजर। उसमें यह है कि आपके पास कोई डीड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपने कह दिया कि ये वक्फ है, तो वो वक्फ है। उसमें आपको कुछ शो करने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट हैव टू शो एनी डॉक्यूमेंट। आई डोंट नो ये क्लॉज कब किसने कैसे डाला, कैसे आया, लेकिन ये भी उसकी एक सत्यता रही है। और तो ये 3-4 चीजें वक्फ के बारे में सबको पता होनी चाहिए। और जब हम अभी संशोधन हुआ तो उसमें कहा हम ये सब चीजें हटा देंगे, इनको ट्वीक कर देंगे, लेकिन सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया है। जैसे फार्म लॉ, सीए लॉ, एनआरसी लॉ, जो कुछ भी है, whatever cosmetic lipstick संशोधन he had to do, he did, knowing the fact कि इस पे होना ही है। 13 मई को जज साहब भी रिटायर हो जाएंगे, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं होगा तब तक ऐसा ही स्टे लगा रहेगा। सो द ओल्ड वक्फ विल कंटिन्यू टू एक्ट लाइक दैट। और मतलब जज बदल जाएगा, फिर से पूरी हियरिंग शुरू होगी, फिर से सब वैसे ही चलता रहेगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल आप वेट करिए, देखिए जितना आप हिलाएंगे उसको, समुद्र मंथन करेंगे, गरल आप पीजिएगा, अमृत वो पिएंगे, और देखिए कब उसका परिणाम निकलता है। लेकिन इस बीच जो एक्चुअल मास्टर स्ट्रोक हुआ है वो ये है कि 2010 तक पूरे देश में विभिन्न सोर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 लाख प्रॉपर्टी के लगभग उन्होंने एनलिस्ट की हुई है, और 1 लाख करोड़ उसकी 1 लाख हेक्टेयर उसका रकबा है, एरिया है। आज की तारीख 2013 के बाद इट सडनली स्टार्ट्स टू जंप लीप्स एंड बाउंड्स। जब से हमारी नई सरकार आई है, जब हम स्वतंत्र हुए 2014 में, उसके बाद पता लगा कि 1 लाख के बजाय वो 5 लाख हुआ, 10 लाख हुआ। 2018 आते आते वो 18 लाख हो गया। एक बार सरकार ने कहा 18 लाख एकड़ हो गई, और जब फाइनल फिगर संसद में बताया गया तो वो 39.5, 39.8, मतलब लगभग 40 लाख एकड़। वो 1 लाख या कितने से शुरू होके पिछले 10-12 साल में 40 लाख एकड़ पर पहुंच गया फिगर। इसमें अभी यूपी का फिगर नहीं ऐड किया गया, विच हैज 27% ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया एज पर मिनिस्ट्री ऑफ, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है। 27% सिर्फ यूपी में है।
9% बंगाल में है, 9% पंजाब को जब बोलते हैं तो उसमें बिकॉज ऑफ ओल्ड लॉस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ का एक वक्फ बोर्ड मानते हैं, तो उसमें 9% है। तमिलनाडु हैज अ ह्यूज अमाउंट। तो इसमें अभी यूपी का डाल दो तो टेंटेटिव फिगर विल टच अराउंड 60 to 64 लाख एकर्स। मतलब 15 साल पहले बोल रहे थे कि वक्फ हैज गॉट मोर लैंड देन रेलवेज और इंडियन आर्मी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन आज की तारीख में अगर उस चीज को प्रोजेक्ट करेंगे तो आई एम श्योर इट विल गो बियॉन्ड। डू वी इवन नो हाउ मच इज 60 लाख एकर्स? जो 40 लाख एकड़ जो अभी ऑफिशियली एक्सेप्टेड अमाउंट है, जो सम है, दैट इक्वेट्स टू अराउंड 16-17 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया होता है, जो आज की तारीख में एक्सेप्टेड लैंड एरिया है वक्फ के पास। 16,000 से ज्यादा का मतलब है कि ये आधा मणिपुर इसमें डाल दो, अंडमान निकोबार एरिया आइलैंड्स का सारा क्षेत्र उसमें डाल दो तो भी उससे कम है। मतलब मैं इंडिविजुअल से कंपेयर कर रहा हूँ, सबको ऐड मत करिएगा। दिल्ली का एरिया लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है, दिल्ली स्टेट का एरिया। तो इससे 8 गुना आप सोचिए पूरे देश में वक्फ के पास। भारत सरकार ने अंडर मोदी गवर्नमेंट हैज लीगलाइज्ड, डिजिटाइज्ड एंड इट थम्प्स, अपना चेस्ट छाती ठोक के बोलते हैं पार्लियामेंट में कि हमने इतना डिजिटाइज किया। डिजिटाइज का अर्थ है दे हैव एक्सेप्टेड इवन दोज विदाउट डीड्स, जो वक्फ बाय यूजर का क्लॉज है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वो वक्फ है। तो दे हैव एक्सेप्टेड दोज थिंग्स, डिजिटाइज्ड एंड लीगलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड कि दीज आर वक्फ प्रॉपर्टी। तो जब 60 लाख पे जाएगा तो आप समझ जाइए कि ये लगभग आधा हरियाणा इन्होंने एक वक्फ के नाम कर चुके हैं। भारत सरकार आज की तारीख में हिंदू हृदय सम्राट आधा हरियाणा लगभग मोटा मोटा मान लीजिए वक्फ को दे चुके हैं। आगे की बात जो खेला है, आगे के खेले के लिए बोल रहे हैं कि अब हमने ये, बिकॉज वक्फ एक्ट अगर मान लीजिए इनके संशोधनों के साथ भी आ जाएं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो वो 2025 के बाद लागू होंगे। अब तक जो उन्होंने कमा खा लिया है, हड़प लिया है, गड़प लिया है, वो सब उनके पास ही रहेगा। आगे के लिए वो उसमें समस्या होगी। तो आगे की समस्या हो ना हो हम नहीं जानते, लेकिन 1 लाख से आप 60 गुना जा चुके हो पिछले 10 साल में। यू हैव गिवन एवरीथिंग टू देम, यू हैव प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक ऑन हिंदूज, बट यू हैव एक्चुअली डन एवरीथिंग फॉर देम। और पशमंडों को आपने अच्छे से अब दे दिया है। आगे उसका क्या है, ये जिस प्रकार का जिजिया हमारे ऊपर इम्पोजिशन किया गया है, उसका क्या हम लोगों को निचोड़ मिलने वाला है, इसका क्या टेक अवे होगा, उसके बारे में संदीप जी और प्रोफेसर मधु किशोर जी आप लोग बताएंगे। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, नमस्ते।